पूजा शर्मा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में जल्द ही उत्तराखंड बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। उधर पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है, इसके लिए वो जनता का आभार व्यक्त करते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाने के लिए हमेशा तैयार है। मंडल समेत अपना सभी का पूरा इस्तीफा अपना सौंप दिया है। महामहिम जी ने उसको स्वीकार कर लिया और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करते रहें। क्या आपको लगता है कई राज्यों में मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद पार्टी उन पर भरोसा जताती है? क्या उम्मीद है आपको कि आप पर पार्टी फिर से भरोसा जताएगी क्योंकि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं? देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहां उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया है और मैंने कभी भी कोई पद के बारे में या किसी दावेदारी के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं है। मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया था, मुझे यहाँ तक का काम दिया था, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और 2/3 बहुमत दिया है। उत्तराखंड में किस तरह के मौजूदा हालात हैं, इसे बता रहे हैं संवाददाता श्रीनिवास पंत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, लिहाजा आज वो राजभवन पहुंच करके उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। लेकिन उत्तराखंड के राज्यपाल ने बाकायदा उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री तब तक बने रहने के लिए आदेश जारी किया है जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। यानी पुष्कर सिंह धामी आज राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री के तौर पर अरविंद पांडे मौजूद थे। स्वामी यतीश्वरानंद जो हरिद्वार ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, हालांकि चुनाव हार गए, वो उनके साथ मौजूद थे। कुल मिलाकर के उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के तमाम बड़े नेताओं के साथ कैबिनेट के साथ बैठक की सचिवालय में और सचिवालय में बैठक करने के बाद वो उत्तराखंड राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी कैबिनेट का और अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राजभवन में सौंप दिया है और लिहाजा अब उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में तब तक की जिम्मेदारी राजभवन और राज्यपाल की तरफ से दी गई है जब तक अगली सरकार का गठन नहीं हो जाता। कैमरामैन मंजुल सिंह माजला के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि राज्य के इतिहास में पहली बार कोई दल लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 19 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। बीएसपी को महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी देवभूमि की जनता ने अपना विश्वास जताया है। उत्तराखंड के नतीजों में सबसे अप्रत्याशित बात यह रही है कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को नहीं बचा पाए हैं। खटीमा विधानसभा से पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 9,651 मतों के अंतर से शिकस्त दी है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हार गए हैं। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। उनके चुनाव हारने पर बीजेपी नेता प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि धामी के चुनाव हारने का उन्हें दुख है, लेकिन लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना ही पड़ता है। जी के वास्तव में उनका जिस प्रकार से उन्होंने 6 महीने काम किया, उनका हारना हमारे लिए बहुत दुखदायी है। हम तो इस बात को लेकर व्यथित भी हैं। उम्मीद तो यही थी कि वो दोबारा हमारे इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन चूंकि जनता का जनादेश है वो स्वीकार करना पड़ेगा। कालाढूंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा को करारी की शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने उनके खिलाफ कई तरह की साजिश की, लेकिन जनता ने उसका जवाब दे दिया है। सीएम धामी की हार के बाद दोबारा से उन्हें सीएम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व का है और जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो फैसला सबको मान्य होगा। भाजपा में लगातार प्रचंड बहुमत से जीत जिताने के लिए हमारे साथ में इस समय मौजूद है बंशीधर भगत जी, जो एक ऐतिहासिक जीत लेकर फिर से
चुनावी मैदान में आए हैं और उन्होंने जिस तरीके की जीत हासिल की है उससे लगातार एहसास लग रहा है कि 2024 और भी ज्यादा आसान होता चला जा रहा है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं 7वीं वार्ड के विधायक और वरिष्ठतम मंत्री शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत जी। सर, लगातार हम लोग देख रहे थे कि आपने जो है बढ़त लगातार बनाते रहे, जो कयास थे उनको फेल किया लोगों के, क्या कहेंगे उसके पीछे की कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगातार आपकी कार्यकर्ताओं के साथ में पकड़? देखिए, ये मेरी कोई मेहनत नहीं है, ये मेरे क्षेत्र के महान जनता का आशीर्वाद है और मेरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाई बहन जो एक तरफ जो प्रलोभनों की झड़ी लग रही थी, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे थे, मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे थे और साथ ही मोदी जी का व्यक्तित्व ये सभी काम आया है और निश्चित रूप से ये जीत उनके मुंह पर भी कराचा तमाचा है। उनके तो नहीं कह सकता, उसके मुंह पर भी कराचा तमाचा है जिसने इस चुनाव के दौरान एक ऑडियो वायरल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की। जनता ने जम करके उसके मुंह पर कालिक पोत दी कि राजनीति में इस स्तर तक नहीं गिरना, ये जनता ने उसको बताया। आप एक बार हमेशा ये कहते हैं कि शराब, जब मैं अपने बेटे के जब घर पर आता हूं तो मैं उनसे बात करता हूं, ऐसे ही जो आपने चुनाव में भी हर भाषण में बोला कि शराब का आपने विरोध भी किया। आपको लगता है कि उत्तराखंड में क्या शराब को लेकर आप कोई बड़ा कोई स्टेप ले सकते हैं आप लोग? मैं पूरे नशे के खिलाफ स्टेप ले रहा हूं। इसमें विशेष रूप से मैं देख रहा हूं कि मैंने ऐलान किया है, किसी व्यक्ति को पता हो कहीं कोई स्मैक बेच रहा है तो मुझे बताएं, उसका नाम पता गोपनीय रहेगा और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ऐसी अन्य नशों के खिलाफ। और इस चुनाव ने ये भी बता दिया है कि शराब बांटने से या प्रलोभनों को देने से लोग वोट नहीं देते। वोट जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहने से मिलते हैं, वोट लोगों के सुख दुख में जाने से मिलते हैं, वोट विकास का। और सीधा लिए चलते हैं आपको जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे रहे हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। चूंकि देखिए, एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी की सरकार, लेकिन उससे पहले जो भी प्रोसीजर होते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल पहले कार्यकाल का अपना ये इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल से वो मुलाकात करते हुए और फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरह से भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी सरकार ने हासिल की थी। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशपुरा डायमंड्स के साथ। मसूरी से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी ने जीत दर्ज की है और जीत हासिल करने के बाद गणेश जोशी देहरादून में शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां पर शहीदों को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गणेश जोशी ने कहा है कि जिन शहीदों के बल पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है, सबसे पहले वो उन्हें नमन करते हैं। उनकी कोशिश होगी कि उत्तराखंड के शहीदों के सपने का राज्य बने और राज्य आंदोलनकारियों के हितों के लिए वो हमेशा कार्य करते रहेंगे। सीएम की रेस में पूछे जाने पर उन्होंने साफ किया कि वो तो एक फौजी हैं और वो हमेशा दौड़ते रहते हैं। उनका कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। मैं उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करता हूं क्योंकि आंदोलन में हम मेरे साथ थे, मैं भी इनके साथ था और आज हमारे बीच में नहीं है। और आज अगर मैं 4 बार विधायक बना हूं, मंत्री बना हूं, ये इन्हीं की देन है। अगर छोटे छोटे राज्य नहीं बनते, छोटी छोटी विधानसभाएं नहीं होती तो गणेश जोशी विधायक भी नहीं होता, मंत्री भी नहीं होता। इसलिए मैंने सबसे पहले आज कल मैंने डिसाइड किया था कि सुबह सबसे पहले तो मैं अपने उन शहीदों को, उनके साथियों को जिन्होंने साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था और इस राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको नमन करने यहाँ पर आया हूँ। और मैंने संकल्प लिया है कि जो मेरे आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड है, इस 5 साल के अंदर उस दिशा में काम करेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का ताल्लुक राजधानी से नहीं होता, नंबर 1 बात। दूसरा, मैं
भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। अगर शायद आपको मालूम है, पहले मैं फौज में सिपाही था, और फौज में एक सिपाही क्या होता है शायद आप लोग जानते होंगे। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाने के लिए पार्टी ज्वाइन की थी। हरवंश कपूर जी का बस्ता लगाने के लिए T5 में मैं इस पार्टी में आया था, और इस पार्टी ने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दे दिया, मुझे विधायक बना दिया, 4-4 बार मंत्री बना दिया, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी। और जहां तक रेस की बात है, मैं तो हमेशा रेस में रहता हूं, देखो मैं दौड़ता रहता हूं, कभी इधर मसूरी में, कभी इधर। पूरे विधान मंत्री बनने के बाद मैंने पूरे जो है क्या कहते हैं, पूरे जो नए मंत्रियों में अगर हम देखा होगा, इतने थोड़े समय में पूरे जिलों का दौरा, ब्लॉक तक कर, मैंने जो शहीद सम्मान यात्रा निकाली है, मैं एक ब्लॉक तक जाने की मैंने कोशिश की है। तो दौड़ता तो हमेशा रहता हूं मैं, और बाकी जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी है, मैंने बड़ी ईमानदारी से पूरा है। डोईवाला सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण गैरोला ने जीत हासिल की है। ब्रजभूषण गैरोला ने जीत के बाद शुक्रवार सुबह देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा, यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो रावत के लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। आज शहीद स्थल पे आया हूँ और उत्तराखंड राज्य के निर्माण को 22 साल पूरे हो गए। जिस ध्येय के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है कि यहाँ पर अच्छी सरकार हो, गुड गवर्नेंस हो, ईमानदारी से काम हो, हर काम में ट्रांसपेरेंसी हो, उस काम को मैं एक सदन में सदस्य होने के नाते करूँगा। और अपने यहाँ पर हमारे राज्य आंदोलनकारी भाई लोग हैं, इनकी बहुत सी मांगे भी हैं। मैं खुद एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ और लगभग कई बार मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जेल भी गया हूँ। जेल की काल कोठरी में हमने भूख हड़ताल आंदोलन भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो राज्य आंदोलनकारी भाई लोग हैं, इनकी समय समय पर मांगे होती है कि साहब, चाहे इनका क्षैतिज आरक्षण का विषय हो या अन्य मांग है, उस पर मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा रहूँगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उन्हीं का परिणाम है कि आज बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सत्ता में आने वाला मिथक टूट गया है। बीजेपी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद आखिर कौन होगा सीएम? क्या बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका देगी? इस सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह रावत कन्नी काट गए और उन्होंने कहा कि ये सब भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। 4 साल की सरकार में मैं मुख्यमंत्री के नाते रहा और 1 साल, यानी कुल मिलाकर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और इस दौरान जो सरकार की जो नीति थी, जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, जो विजन था, उस पर काम किया गया। चाहे मैं रहा हूँ, चाहे मेरे आगे तीरथ सिंह जी रहे हों या पुष्कर सिंह धामी जी रहे हों, सब ने उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम इसका श्रेय देना चाहें तो 5 साल जो काम यहाँ पर, बेहतरीन काम यहाँ पर हुए हैं, उन कामों को जनता ने मुहर लगाया है। सर, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। हरीश रावत जी चुनाव हार गए, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। देखो भाई, बात ऐसी है कि कई बार जो मैं एक आज विधायक भी नहीं हूँ, लेकिन हमेशा जब मुन्ना सिंह जी 2002 में चुनाव हार गए थे, मेरे साथ हैं, हमको एक कमी खलती थी कि सदन के अंदर ये थे काजी साहब के, जो निजामुद्दीन उनके पिताजी थे, ऐसा लगता था कि ये लोग सदन में रहने चाहिए। सदन में अनुभवी लोग पक्ष हों विपक्ष हों, रहने चाहिए। ये मेरा एक तटस्थ मत है मेरा। लेकिन जनता का निर्णय है, जनता ने फैसला दिया है तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, खुले मन से और बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए। जनता का जो भी है उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मत का अधिकार ये हमारे नागरिक को है और उन नागरिकों को फैसले को हमको स्वीकार करना चाहिए। जब आपके किए गए कार्य पर ग्राउंड पर आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गए, अगर जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो किस तरीके का आपका फैसला होगा? अब ये सवाल अभी काल्पनिक है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बीजेपी की जीत से काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि जनता ने डबल इंजन की विकास पर मोहर लगाई है। अजय भट्ट ने उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद किया है। सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने अजय भट्ट से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। भट्ट जी, बहुत मेहनत थी,
उम्मीद से ज्यादा बीजेपी को इस बार मिल गया क्योंकि राजनीतिक इतिहास पलट गया है। मोदी जी के प्रति जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में अटूट विश्वास है, वही विश्वास उत्तराखंड में है। उत्तराखंड तो मोदी जी को अपना ही मानता है क्योंकि वो इतनी बार यहाँ आए हैं, उनकी तपस्थली भी रही है। तो लोगों ने दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और ये मिथक भी पहली बार टूटा है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार भाजपा आएगी। इस बार लगातार हम दोबारा रिपीट हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल खोल के मेहनत की है, सारे लोग, और यहाँ की जनता को मैं नमन करता हूँ। 2012 से उत्तराखंड में एक ट्रेंड बन गया है कि मुख्यमंत्री जो भी होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो हार का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को इतनी खुशी मिली है, साथ में कुछ झटके भी लग गए? बहुत दुख हुआ है मुझे, मेरे छोटे भाई धामी जी, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। ये कुछ ट्रेंड भी हो गया है, फिर जनता बाद में पछताती है। खटीमा जैसे क्षेत्र को जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर लगा है, वहाँ से मुख्यमंत्री थे और काफ़ी काम किया, जगह जगह जाते रहे। लेकिन हम हिम्मत से काम करेंगे और आगे काम करेंगे। मुख्यमंत्री हार चुके हैं, अब बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है विधानमंडल दल का नेता, किस तरीके से अब जो हाई कमान है वो आगे की प्रक्रिया कुछ? ये माननीय विधायक गणों का काम है और विधायक गण जिनको भी चुनेंगे उन्हीं में से फिर केंद्रीय नेतृत्व जो आता है उनको सहमति देता है। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, सर्वोच्च नेतृत्व है, वो संपन्न कराता है, यानी कि विधायक करते हैं और उसके बाद विधायक अपनी सूचना उनको देते हैं कि हमने इन्हें चुना है और उसके बाद फिर ओके होता है। वो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हो जाए। बुला दिया है क्या देहरादून विधायकों को? देखिए अब आजकल में बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे। ये थे अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी बहुत खुश हैं और खुश होना बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने सरकार रिपीट की है और वो क्रेडिट बीजेपी को जाता है और बीजेपी में उन तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने मेहनत की है और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री मोदी को, जिन पर यकीन करके, डबल इंजन की सरकार पर यकीन करके यहाँ की जनता ने एक बार फिर बीजेपी के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। बीजेपी ने नैनीताल और भीमताल विधानसभा सीट पर भी जीत दर्ज की है। नैनीताल से सरिता आर्य और भीमताल से राम सिंह कैड़ा को जीत हासिल हुई है। सरिता आर्य ने कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य को 7,918 मतों से हराया है, जबकि राम सिंह कैड़ा ने
कांग्रेस के दान सिंह भंडारी को 9,804 मतों से शिकस्त दी है। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने कहा है कि अपने इष्ट देवों की कृपा से उन्हें जीत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने जो आशीर्वाद उन्हें दिया है उसके लिए वो क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हैं और दोनों ही नेताओं ने क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम करने की बात कही है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दिया। हर तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। लड़की हो लड़ सकती हैं। मुझे टिकट दिया, मैं तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी। अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ पे चुनाव लड़ाया और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। अपने इष्ट पितरों का और अपने नैना देवी, गोलजू महाराज और नकवा बुबू का जो एक आशीर्वाद मुझे रहा, मैं तहे दिल से अपने कार्यकर्ताओं का भी और जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। पर्यटक नगरी है, नैनीताल में पर्यटक को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय हमारा नैनीताल है। यहाँ छोटी छोटी पार्किंग है डेवलप कराना और छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट डेवलप कराना, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार, महिलाओं को भी स्वरोजगार से भी हमने जोड़ना है। और सड़कें हैं, बिजली पानी है, इसको दुरुस्त कराकर गांव-गांव में कार्यकर्ताओं के अनुसार मंडल अध्यक्षों के और बूथ अध्यक्ष और हमारे शक्ति केंद्रों के बूथ अध्यक्षों के अनुसार हम लोग काम करेंगे और जनता के उसमें हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नैनीताल के भीमताल में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह केड़ा के भीमताल विधानसभा सीट जीत जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नगर में विजय जुलूस निकाला है। बाद में तिकोनिया चौराहे पर एक जनसभा हुई जिसमें बीजेपी नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने पर क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया। बीजेपी महिला मोर्चा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यकर्ताओं की भीमताल विधानसभा की सम्मानित जनता की जीत है और हमने पहले ही कह दिया था कि हम भारी मतों से जीतेंगे और हमारे कार्यकर्ता एकजुट एकमुठ होकर माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह केड़ा जी को लड़ा रहे थे और हम एक ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की है और भीमताल नगर पहली बार हमने विजय श्री प्राप्त की है और करीब 7,000 वोटों से हम भीमताल मंडल में रहे। मैं पूरी अपने मंडल की टीम को और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने एकजुट एकमुठ होकर राम सिंह केड़ा जी के लिए प्रचार प्रसार किया। उन्हीं का परिणाम है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की इस सीट को विजय बना पाए। गंगोत्री से जिस दल का प्रत्याशी जीतता है सूबे में उसी की सरकार बनती है। इस मिथक को कायम रखा है बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान ने। सुरेश चौहान ने 7,735 मतों से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान ने आपके प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल और कांग्रेस के प्रत्याशी विजयपाल सजवाण को मात दी है। जीत से उत्साहित सुरेश चौहान ने हाईकमान के साथ ही गंगोत्री क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया है और ये कहा है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। ये जीत माननीय मोदी जी की, जीत भारतीय जनता पार्टी के और ये हमारे तमाम जो देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और जिस हिसाब से माननीय मोदी जी का जो एक विजन है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे प्रथम पंक्ति में खड़ा किया जाए, उस विजन पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और तमाम आम जनमानस से मुझे जो है गंगोत्री विधानसभा से विजय बनाया। यमुनोत्री विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी संजय ढोभाल ने जीत दर्ज की है। संजय ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलवाण और बीजेपी के केदार सिंह रावत को मात दी है। अपनी जीत से गदगद संजय ने यमुनोत्री क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया और कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए वो हरदम कोशिश करते रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार पर प्रीतम सिंह का कहना है कि ये लोकतंत्र है और उसमें जनादेश को स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने पार्टी को हार स्वीकार किया है और कहा है कि कहां पर चूक हो गई है इस पर मंथन किया जाएगा। हरीश रावत के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव में तो हार जीत लगी ही रहती है। कांग्रेस अपना जो भी स्टैंड लेगी वो हरीश रावत के नेतृत्व में ही लेगी। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने पर प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है, जनता जो सोचती है वो करती है। चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि चक्रोता के लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बारंबार मुझे चक्रोता से प्रत्याशी बनाने का काम किया है।
भाजपा की प्रचंड बहुमत 10 में से 1 सीट और वो चक्रौता, आपको लगता है कि ये मोदी लहर वहां नहीं चल पाई? नहीं, देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको सिर झुका करके स्वीकार करते हैं और हम इस बात का जो है आकलन करेंगे कि भाई आखिर कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने हमको स्वीकार नहीं किया। तो इस पर अब गहन मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। वैसे कई मजबूत चेहरे कांग्रेस के चुनाव हारे हैं जो पूरा दमखम चुनाव में उतरने की बात कर रहे थे, उनको किस तरह से? नहीं, देखिए, अब जनता का जनादेश है, अब जनता जो जनादेश देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है, तब चाहे मजबूत हो या कमजोर हो, जो भी चुनाव में पराजित होता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि जनता की अदालत में हम हर 5 साल बाद जाते हैं और जनता फैसला लेती है कि हमने इन 5 वर्षों में कैसा कृत्य किया है। तो जो जनादेश मिलता है उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसे स्वीकार करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली हार पर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष कमलेश रमन का कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमीन पर मेहनत की है, लेकिन कहां गलती रह गई है इस पर मंथन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं। आश्चर्यजनक निर्णय फैसला जनता का आया कि हमें लगता था कि महंगाई का कहीं ना कहीं असर हमारी माताओं बहनों पर दिखाई दे रहा है, रोजगार का असर कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगारों पर दिखाई दे रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में मत करेगी, पर कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, अगर जनता ने ये निर्णय हमें दिया है कि हम अगले 5 साल फिर संघर्ष करें और सड़कों पर इस बात को रखें कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, तो हम तैयार हैं और 5 साल तक हम फिर मेहनत करेंगे, फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और अपने शीर्ष नेतृत्व से जो अब आगे विचार विमर्श करेगा और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के ऊपर मंथन करेगा कि क्यों और ये वजह ढूंढने की कोशिश करेगा, तो हम लोग मेहनत करेंगे, दोबारा कांग्रेस को एस्टेब्लिश करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर।